हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जमकर पढ़ाई करते होंगे। अब हाँ, इस समय आप लोग कुछ वीडियो को कम देख रहे हैं, पता नहीं क्यों। जैसे जैसे समय टाइम एग्जाम का करीब आ रहा है और जबरदस्त इसका फायदा उठाइए। तो आज का जो टॉपिक है फिजिक्स में, कल संडे को तो हमने 11th का मैथ पढ़ाया था, रिलेशन एंड फंक्शन। आज मंडे को फिर वही जो चल रहा था फिजिक्स, वही स्टार्ट करते हैं 12th फिजिक्स। अब इस चैप्टर का जो सबसे अगर कहा जाए इम्पोर्टेंट टॉपिक, इस चैप्टर में एक बात मान के चलिए कि अब तक बहुत से खंड खंड क्वेश्चन पढ़ाया गया, लेकिन उसमें अगर कहा जाए इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का कहां से आता है, तो यही एक टॉपिक है जो लॉन्ग क्वेश्चन यही आता है, इसके अलावा कोई नहीं आता है। और ये तो कहा जाए, अगर ये टॉपिक कोई तैयार करके नहीं गया तो खुद मानिए अपने पैर को काट रहा है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, दूसरी बात, लोगों को समझ में भी कम आता है क्योंकि ये बहुत कठिन टॉपिक माना जाता है। तो आप लोग इत्मीनान से हमारे साथ बने रहिए और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया जाएगा ताकि एग्जाम में कर सकें। देखिए, सबसे मेन तो यह है कि हमें ये देखना है कि बच्चे कैसे एग्जाम में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो पढ़ाया गया उसको कैसे लिख सकते हैं। सबसे मेन ये बात है, उस आइडिया से पढ़ाया जाएगा। बहुत ज्यादा समुद्र में ले जाकर हम गहराई में डुबकी लगवाना शुरू कर दें तो ये भी तो हो सकता है कि डूब के वहीं मर जाए। तो कहने का मतलब, आज का जो टॉपिक है, अनुगमन वेग या अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। तो ओम के नियम की उत्पत्ति या ओम के नियम को हम सिद्ध करने चल रहे हैं अनुगमन वेग के आधार पर। तो आज की हेडिंग देखिए क्या है। देखेंगे हम अनुगमन वेग लिखते हैं कि आप लोग अपवाह वेग भी समझेंगे। अनुगमन अनुगमन वेग के आधार पर अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ लीजिए। आएगा 5 नंबर का, आएगा 100% आएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब इसको देखा जाए, इसमें हम लोग जैसे टेस्ट मैच होता है, टेस्ट मैच में स्टार्टिंग के 10, 20, 30 ओवर का खेल होगा, उसके बाद फिर चाय का लंच होगा, फिर उसके बाद फिर खेल होगा, फिर भोजन का अवकाश होगा, फिर चाय के पहले का खेल होगा, चाय के बाद का खेल होगा। तो सेशन वाइज हम लोग इसको मैच खेलेंगे, स्टेप वाइज अब आगे चलेंगे। तो समझिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भाई, फिजिक्स है, ये मैथ तो है नहीं कि जो आएगा सो आएगा। इसमें जो आना है उसको पहले से ही कन्फर्म रहना चाहिए माइंड में। अगर वो कन्फर्म नहीं है तो नहीं कर पाओगे, अनुमान से नहीं यहाँ चल पाएगा। और बाकी तो समझते हैं, जय विध हो है नाथ हित मोरा। चाहे जिस तरीके से आप कंपटीशन है, कोई एग्जाम है, एकेडमिक एग्जाम है, उसको अगर पास आउट करते हैं तो तुम ही सबसे ज्यादा माइंडेड हो। बाकी बैठे पृथ्वी को ढकेला जाए उससे कोई फायदा नहीं है। तो देखें, इस ओम के नियम में हम क्या करेंगे, इसका इस साइड में सारांश देखिए। मतलब एक सिंपल में देखिए हम क्या करेंगे। फर्स्ट नंबर देखिए, अनुगमन वेग इंक्लूड रहेगा और ओम का नियम पहले से जानते हैं। ओम का नियम क्या है? विभवांतर और धारा का जो अनुपात है हमेशा नियत मतलब कांस्टेंट रहता है, नेकांक होता है।
और इस नियतांक का नाम है आर। यही चीज हमें सिद्ध करना है एक बार, ये कन्फर्म होना चाहिए। अब इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे उसको देखा जाए। फर्स्ट नंबर में हम याद कीजिए, हम पीछे टॉपिक करा चुके हैं, जो नहीं किए हैं जब तक वो टॉपिक नहीं पढ़ेंगे ये समझ में नहीं आएगा। अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध ये हम करा चुके हैं। तो वैद्युत धारा I इक्वल एन ई ए बी डी ये हम सिद्ध करा चुके हैं। तो हम पहले फर्स्ट नंबर पर इसकी बात करेंगे। I इक्वल एन ई ए बी डी यहां हमें सिद्ध करना नहीं है, हम डायरेक्ट लिख देंगे। तो ये हो गया I इक्वल एन ई ए बी डी, इस पर हम बात कर लेंगे। फिर दूसरे नंबर पर आ जाइए। जिस तार की हम बात करें, कोई धातु है, तार है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग की बात कर रहे हैं, तो उसमें दूसरे नंबर पर हम कहां आएंगे? E इक्वल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल, अब देखेंगे वैद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न होगा? जब तार के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न किया जाएगा, और जब विभवांतर उत्पन्न होगा तो तार की लंबाई भी होगी। और एक चीज जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर होती है? विभवांतर को लंबाई, मोटाई, ऊंचाई, दूरी किसी से भाग कर दीजिए तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर हो जाता है। अगर तार की लंबाई हम L मानेंगे तो E इक्वल क्या हो जाएगा? B बाई L हो जाएगा। ये हम सेकंड नंबर पर इसको हम कहेंगे। इसको हम किस नंबर पर कहेंगे? अब स्टेप वाइज देखते जाइए। सेकंड नंबर पर इसको कहेंगे। अब आ जाइए थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर पर हम क्या कहेंगे उसको आराम से समझिए। E इक्वल बी बाई एल यहां तक हो गया है। अब एक चीज थर्ड नंबर पर हम क्या कहेंगे उस बात को समझिए। अगर तार के भीतर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है तो ये वैद्युत क्षेत्र, वो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन पर ये वैद्युत क्षेत्र एक वैद्युत बल आरोपित करेगा, और उस बल आरोपित होने के कारण, कहने का मतलब उसमें एसिलरेशन त्वरण उत्पन्न होगा। तो अब कहने का मतलब ये जो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण तार में जो वैद्युत बल उत्पन्न होगा F, ये F बराबर होता क्या याद होगा? F बराबर यम ये होता है। F बराबर क्या होता है? यम ये होता है। लेकिन एक बात यहां और समझ लीजिए अच्छे से, देखेंगे F बराबर वैद्युत क्षेत्र के पदों में क्या होता है? आवेश इंटू वैद्युत क्षेत्र। भाई तुम्हें पता है E बराबर वैद्युत क्षेत्र बराबर एक फार्मूला होता है F बटा Q। तो यहां से देखिए F बराबर E Q हो जाएगा। अब यहां मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात है तो ये Q के जगह पर E हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। तो F बराबर क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। तो ये थर्ड नंबर पर हम कहेंगे। इतनी बात समझ गए होंगे। तो फर्स्ट पर वो, सेकंड पर वो, थर्ड पर F बराबर E कहेंगे। इसका मतलब हमें बल पता हो गया, वैद्युत बल। अब देखेंगे अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल आरोपित होता है तो भाई वो मुक्त इलेक्ट्रॉन एसिलरेट होंगे, त्वरित होंगे। अब त्वरित होंगे तो हम यही कहेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तो त्वरण A बराबर क्या होगा? F बटा m होगा। F का मान यहां से उठा के यहां रख देंगे। तो कहने का मतलब इतनी बात हमें, ये हम पहुंचेंगे किस नंबर पर? ये हम फोर्थ नंबर पर पहुंचेंगे। तो इतनी बात पहले हम लोग कर ले, तब फिर आगे बात करेंगे। तो देखिए इतनी बात हम करने चल रहे हैं। तो अब देखिए फर्स्ट नंबर पर हमें क्या कहना है? I इक्वल एन ई ए बी डी। तो तुरंत ऐसे हच से तो हम कह नहीं देंगे I इक्वल एन ई ए बी डी। तो कहने का मतलब हमें ये कहना है A क्या है, BD क्या है, I क्या है, N क्या है, ये हमें बताना होगा। तो अब कैसे बताएंगे? हम यही कहेंगे, और इधर B बाई L भी कहना है। तो एक साथ इन सब की भाषा हम कह लेते हैं। हम यही कहेंगे कि क्या कहेंगे कि माना L लंबाई का कोई तार है,
देखिए, माना एल लंबाई का कोई तार है जिसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। जब तार के सिरों के बीच बी विभवांतर उत्पन्न किया जाता है तो उसमें वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हो जाता है। ये बात भी समझ में आ गया होगा। तो हमने एल कह दिया, बी कह दिया, ई कह दिया, ए कह दिया। अभी बचा क्या है? स्मॉल एन बचा है और बी डी बचा है। हम यही कहेंगे ये एन क्या है? प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हम कहेंगे यदि तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन तथा अनुगमन वेग बीडी हो तो वैद्युत धारा आई बराबर ये कहेंगे। तो इतनी बात हम कह लेंगे। हम यही कहेंगे, क्या कहेंगे? माना एल लंबाई का कोई तार है, माना एल लंबाई का कोई तार जिसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए है। इसका मतलब ए और एल हमने कह दिया, जिसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या है? एल है, ए है। इतनी बात हमने कह दिया। अब क्या बचा? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बचा, ई बचा। तो हम यही कह देंगे कि पुनः माना क्या माना? तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। ये भी हो गया। तो कहां कहां बात क्या क्या हो गई? देखिए भाई, आप लोग, ए को हमने कह दिया, बात खत्म हो गई। एल को हमने कह दिया, बात खत्म हो गई। एन को हमने कह दिया, बात खत्म हो गई। अब बचा क्या है? देखिए वहां पर एक तो हमें बी डी अभी नहीं कहे हैं, बी नहीं कहे हैं, ई नहीं कहे हैं, तो और वैद्युत धारा आई नहीं कहे हैं। तो हम यही कहेंगे भाई, जब विभवांतर उत्पन्न होगा तभी ई का जन्म होगा, तभी बी डी का जन्म होगा, तभी धारा का जन्म होगा। मतलब वोल्टेज आएगा तभी वैद्युत क्षेत्र है, अनुगमन वेग है और धारा बहेगी। तो पहले हम किसको कहेंगे? विभवांतर को कहेंगे। हम यही कहेंगे एन है। जब तार के सिरों के बीच के बीच बी विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। देखो, बी विभवांतर हमने कह दिया, बी विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। तो क्या? तो तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न होता है। और ये वैद्युत क्षेत्र जानते हैं जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर क्या?
जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर अपवाह वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर अपवाह या अनुगमन, अपवाह वेग बीडी आरोपित, आरोपित भाई बीडी है। मुक्त इलेक्ट्रॉन जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाएगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन अपवाह वेग बीडी से चलना प्रारंभ कर देंगे। अपवाह वेग बीडी आरोपित होता है, आरोपित होता है, अपवाह वेग बीडी उत्पन्न होता है, आरोपित होता है, जिससे जिससे तार में बहने वाली धारा, अब मेन बात, अब फर्स्ट बात, इतनी देर तो ये सब कहने के लिए इसके बारे में हम लोग बताए। ये खुद कोई जरूरी नहीं कि हमारे जैसा लिखे, आप अपने अनुसार जैसा भी जब जो कह सके उसको लिखिए आराम से। तो बहने वाली धारा I इक्वल क्या हो जाएगा, NEA BD। अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये फर्स्ट नंबर पर हम लोग आ गए हैं, इस बात को हम कह चुके हैं। अब दूसरी बात जो कहना E इक्वल B/L, ये भी पहले से ही कह चुके हैं, तो हम यही कह देंगे धारा तो इतनी हो गई, तथा वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होगा, B/L। वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो जाएगा, B/L। ये भी हमने कह दिया, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब चूंकि वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत बल आरोपित होंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर, वो भी शायद हम कह चुके होंगे। माना L लंबाई का कोई तार जिसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है, पुनः माना तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। जब तार के सिरों के बीच B विभवांतर उत्पन्न किया जाता है तो तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न होता है, जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर अपवाह वेग BD आरोपित होता है, जिससे तार में बहने वाली धारा। हाँ, ये अभी नहीं कहा है तो हम ये भी कह देते हैं। ये कौन नंबर, ये तीसरा नंबर, तो हम ये कह देंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर आरोपित बल, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर आरोपित बल F इक्वल क्या होगा, E होगा। भाई देख लीजिए उस जगह पर है। अब F इक्वल E होगा। E का मान इक्वेशन नंबर 2 से पुट कर दीजिए। दिस इंप्लाई दैट F इक्वल कैपिटल E के स्थान पर क्या B/L होगा, तो अब क्या बन जाएगा, EB। F इक्वल क्या बन जाएगा, देखिए कैपिटल E का मान B/L है तो EB/L हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, थर्ड हो गया। ये आया कहां से, समीकरण नंबर 2 से आया है, इक्वेशन नंबर सेकंड से आया है। अब F इक्वल EB/L निकाल लिया गया। अब भाई तुम ही लोग बताओ, यहां तक काम हो चुका है। अब नंबर किसका है, इस चीज का नंबर है। तो देखिए ध्यान से, अब हम थोड़ा A बराबर निकालने चल रहे हैं। तो भाई इसमें समझते हैं ये M क्या है, हम यही कहेंगे यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान M हो, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान M हो तो क्या, तो त्वरण A बराबर क्या फार्मूला होता है, F/m होता है। त्वरण A बराबर क्या होता है, F/m होता है। अब F का मान पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड से। तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड क्या, EB/L, F का मान और नीचे M आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा, EB/ml हो जाएगा। EB/ क्या हो जाएगा, ml हो जाएगा। अब ये कहां से आया, इसको हम A बराबर EB/ml इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। इसमें मान कहां से पुट किए हैं, समीकरण 3 से। समीकरण कहां से, 3 से। तो आप लोग एक सेशन का मैच खेल चुके हैं। अब यहां तक कोई दिक्कत हो, उम्मीद करते कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब हम आगे सेशन का मैच खेलने चल रहे हैं। तो आगे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, तो आप लोग ठीक है यहां तक। अब आगे हम चल रहे हैं आगे सेशन के लिए। तो आगे सेशन में अब क्या होगा, देखिए बच्चों, अब एक सेशन का मैच ये हो चुका है, यहां तक बात समाप्त हो गई है। अब आगे हमें क्या करना है उस चीज को समझें, लेक्चर को कुछ सुने, सब कुछ लिखा नहीं जा सकता है। देखिए अब आगे क्या करना है, बात को समझें। एक बात तो ये समझ में आया, पहले हम बता दिए हैं कि धातु के भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बारंबार धन आयनों से टकराते हैं, और टकराने के बाद उनके जो गति की दिशा है या वेग की दिशा वो क्या हो जाती है, बदल जाती है। अब कहने का मतलब 2 मीटर इधर गए, वहां टक्कर खाने के बाद 2 मीटर वापस आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना गए उतना फिर लौट आए, तो पंडित जी जहां थे वहीं रह गए। इसका मतलब अंततः उनके द्वारा कुल चली गई दूरी या विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। तो कहने का मतलब जब तक कोई तार बैटरी से कनेक्ट नहीं होता है या उसे बाहर से कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं, बाह्य वैद्युत क्षेत्र नहीं मिलता है, तब तक उसमें जो धन आयन मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हैं उनका नेट जो औसत वेग है वो शून्य रहता है। इधर गए उधर गए, घूम घूम के वही रह गए, तो नेट उसमें वेग शून्य होता है। लेकिन यहाँ क्या कहा गया है कि एक वैद्युत क्षेत्र इस पर इसमें लगाया गया है। अब अगर वैद्युत क्षेत्र लगाया गया तो इसका मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो चलना प्रारंभ करेंगे, आगे चलेंगे, वो कार्य करेंगे, क्योंकि उनको बाह्य एनर्जी मिल चुकी है। अब वही तो निकाला गया कि ये त्वरण ए आया है। अब समझेंगे हम क्या कहते हैं कि इस त्वरण ए के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग में क्या होगी, वृद्धि होगी। एक बात तो हम इतनी बात कहेंगे कि देखेंगे, हम यही कहेंगे कि त्वरण या बल सीधा कह दीजिए, बल एफ के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग में वृद्धि होगी। एक बात तो ये पक्का हो गया, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग में क्या होगी, वृद्धि होगी। अब वही हमें पता करना है कि वेग में कितनी वृद्धि होगी। तो अब एक बात समझिए कि मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायनों से बारंबार टकराते हैं, ये तो बात पहले से कन्फर्म है। अब दो क्रमागत टक्करों के बीच जो समय अंतराल होता है, पीछे वीडियो में पढ़ा चुके हैं, उसी को हम श्रांति काल कहते हैं, टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो हम यही कहें, क्या कहते हैं कि माना या सीधा कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच का समयांतराल टाउ हो। याद होगा श्रांति काल को किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो समय अंतराल क्या हो, टाउ हो। तो अब खुद बताइए कि समय है टाउ और एक्सीलरेशन है देखो ए, तो वेग में वृद्धि तुम्हें पता होगा। इधर ध्यान दीजिए कि त्वरण ए बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा समय परिवर्तन। तो यहां से देखिए जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वेग में परिवर्तन बराबर क्या होगा, ए इंटू समय। तो हम सीधा यही कहेंगे टाउ हो तो इलेक्ट्रॉन के वेग में ए टाउ
चूंकि क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन एक्सीलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई करना है, तो हम यही कहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन के वेग में ए टाउ की क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी। ए टाउ की क्या होगी, वृद्धि होगी। अब ध्यान दिया जाए, अब चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन एन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, एन है, और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का जो ये हर इलेक्ट्रॉन में ए टाउ की तो वृद्धि हो जाएगी, लेकिन उसके पहले जो उनके ऊष्मीय वेग थे वो अनियमित गति करते रहते थे, उसको हम अगर U1 U2 U3 डॉट डॉट U1 मान लें, UN मान लें, तो इनके वेग में वृद्धि कर, तो इनके वेग बढ़कर, तो अब देखेंगे हम इसको इरेज कर देते हैं तब अच्छा रहेगा। तो अब ध्यान दीजिए, यहां पर आप लोग आराम से, नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं लेना है, दबाव नहीं लेना है। जो टेस्ट मैच में पारंगत है, असली बैट्समैन तो वही कहलाते हैं। 20 मैच में तो जो तकनीक भी नहीं पता है वो भी अच्छे रन बना के चले जाते हैं, क्योंकि वो अवसर पर या बहुत ज्यादा उसमें उसका है। अब देखेंगे हम कहेंगे क्या कि यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग क्या U1 U2 डॉट डॉट UN हो, तो इनके वेग भाई इंक्रीज हो जाएंगे उसमें वेग से, तो उसी में घूम घूम के रहते थे, उसी में घूम घूम के, अब इनके वेग में ए टाउ की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, तो इनके वेग इंक्रीज होकर या बढ़कर क्या हो जाएंगे, पहले इलेक्ट्रॉन का पहले से वेग U1 था, अब इसमें ए टाउ 1 हो गया इनका वेग, कॉमा दूसरे इलेक्ट्रॉन का U2 प्लस ए टाउ 2 हो गया, डॉट 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 nवे इलेक्ट्रॉन का U1 प्लस ए टाउ n हो जाएगा। तो यहां तक उम्मीद करते हैं बात समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, अब बच्चों क्या करते हैं, तो ये जान गए कि पहले मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग U1 U2 U3 डॉट डॉट UN था, और ए टाउ वृद्धि होकर अब सब में ए टाउ 1 ए टाउ 2 ए टाउ n की वृद्धि हो गई है। तो इनका अगर कहा जाए औसत वेग, तो जब वेग में वृद्धि हो गई तब जो वेग आया उसी के औसत वेग को ही क्या कहते हैं, अपवाह वेग कहते हैं। औसत वेग को ही क्या कहते हैं, अपवाह वेग कहते हैं। हो जाएगा, तो इनका औसत वेग मतलब, औसत वेग का मतलब अनुगमन वेग BD इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों, भाई औसत क्या होता है, पदों का योग बटा पदों की संख्या, कुल वेग को ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, U1 प्लस ए टाउ 1 प्लस U2 प्लस ए टाउ 2 प्लस डॉट 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 UN प्लस ए टाउ n, UN प्लस ए टाउ n, और यहां पर तो ये टोटल का वेग होगा, पदों का योग बटा पदों की संख्या हो गई, n हो गया। अब देखें, जो ऊष्मीय वेग है उनको इकट्ठा कर दीजिए, भाई कहीं लिखा है x प्लस वाई अपान n, तो इसे x बाई n प्लस वाई बाई n लिखने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहां पर अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, अब BD इक्वल, आराम से बैटिंग कीजिए, नो टेंशन, समझते रहिए, जय, और यही लाइन कहते रहिए, जय विद हो नाथ हित मोरा। अब देखिए, तो BD इक्वल U1 U2 UN को एक साथ कर दे रहे हैं,
U1 प्लस U2 प्लस डॉट डॉट प्लस UN अपान n, इनको एक साथ कर दिए, प्लस देखेंगे, प्लस अभी क्या बचा, a टाउ 1 a टाउ 2 a टाउ n, तो a हम कॉमन ले लेते हैं, सभी में कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट डॉट। बच्चों देखेंगे छोटा लिख रहे हैं, हमारा बोर्ड कुछ साइज कम हो रहा है, तो धैर्य से दिखाई उम्मीद करते हैं दे रहा होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर करें। अब देखें अपान ये भी क्या हो गया, n हो गया। यहां तक उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब देखिए ध्यान दीजिए, जब हम तार में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं किए थे, तब वो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित रैंडमली पागलों जैसा उसके अंदर घूम रहे थे, उन्हीं ये तब उनका वेग ये था। तो इसका मतलब ये शुरू से जब वैद्युत क्षेत्र नहीं उत्पन्न किया जाता है, तो जो ऊष्मीय वेग का औसत होता है या कुल वेग होता है, वो हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। तो ये BD इक्वल ये क्या हो जाएगा, इतना पूरा पोर्शन शून्य हो जाएगा। और आगे क्या बचा, प्लस देखें ये श्रांति कालों का औसत है, तो इसे हम सभी श्रांत कालों के औसत को टाउ मान लेते हैं, तो ये क्या आया, a टाउ, तो BD इक्वल क्या हो गया, a टाउ हो गया। देखो वही खोदा पहाड़ निकली चूहिया, a टाउ वही घूम के आया अनुगमन वेग। तो एक ये भी परिभाषा आ गई कि मतलब त्वरण और श्रांति काल को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल जाएगी अनुगमन वेग। अब BD बराबर a टाउ हो गया, उठा के पीछे से मान पुट कर दीजिए, BD इक्वल a का मान ये देखिए बच्चों, पहले निकाले थे क्वेश्चन नंबर 4 से, a का मान है EV बाई ml, और यही मान उठा के रख देते हैं a के जगह पर, तो ये क्या हो जाएगा, EV अपान ml, और ये हमारा आगे क्या बचा, टाउ। अब चाहे तो इसी को एक बात और लिख सकते हैं, ये यहां पर गौर से ध्यान दीजिए, ये B बाई जो L है, इसमें B बाई L के स्थान पर देखिए ये इक्वेशन नंबर 2 वैद्युत क्षेत्र E लिख सकते हैं। तो यही हमारा अनुगमन वेग क्या बन सकता है, B बाई L के जगह पर अगर E लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, ई देखो V बाई L के जगह पर E हो गया बाई M इंटू क्या हो गया, टाउ। ये BD का मान हमें मिल गया है। ये इक्वेशन नंबर क्या है, 5 है शायद, हाँ इक्वेशन नंबर 4 हो गया था, इक्वेशन नंबर 5 है। अब हो सकता है चकमा देने के लिए एग्जाम में, देखिए ये जो अनुगमन वेग आया है, इसमें देखें विभवांतर और श्रांतिकाल है, तो ऐसा भी कह सकता है कि अनुगमन वेग या अपवाह वेग, विभवांतर तथा श्रांतिकाल के बीच संबंध स्थापित कीजिए, तब यहीं तक आना है। या ऐसा कह दे अनुगमन वेग, श्रांतिकाल और वैद्युत क्षेत्र के बीच संबंध स्थापित कीजिए, तो ये इक्वेशन तक आना है। तो हम यही कहेंगे ये सूत्र अनुगमन वेग, श्रांतिकाल तथा विभवांतर या वैद्युत क्षेत्र के बीच संबंध है, के बीच क्या है, संबंध है। तो यहीं तक आ सकता है क्वेश्चन, तो यहां तक ध्यान रखना है। अब बच्चों मान लीजिए कि ये अब अंतिम सेशन का खेल होने जा रहा है, जैसे शाम के टाइम 3-4 बजे के बाद का जो 5 ओवर का खेल बचता है वही बचा है। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब ये हमारा बोर्ड भर चुका है। तो देखिए बच्चों, तो ये इक्वेशन नंबर 5 जो मिला है, ये अलग टॉपिक हो सकता है चकमा देने के लिए
कि अनुगमन वेग तथा श्रांतिकाल और वैद्युत विभवांतर अथवा वैद्युत क्षेत्र के बीच संबंध। अभी हमें ओम के नियम नहीं मिला। ओम का नियम याद होगा, वही B/I=R, वो अभी नहीं मिला। तो इधर हमने इरेज कर दिया है, लेकिन याद होगा कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था स्टार्टिंग में, I=NEA/BD था, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब BD का मान इसी में उठाकर रख दीजिए, क्योंकि इसका यूज याद होगा अब तक हमने नहीं किया है। तो हम यही चलते हैं, हम यही कहेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ BD इन इक्वेशन फर्स्ट। BD का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो BD का मान समीकरण 1 में रखने जा रहे हैं। देखिए I ध्यान दीजिए NEA और BD का मान देखो क्या आया है, EB/ml इंटू टाउ। यही मान हम रखने चल रहे हैं, EB/ml इंटू टाउ। ये बात यहां तक रख दिया गया। अब इसी को ध्यान दीजिए, NEA को अगर अंदर भेजा जाए तो ये N है, E और E मिलकर E² बन जाएगा। तो देखें NE² बन गया, ये N यहां से आया, ये E मिलकर E² बन गया। अब बचा क्या, A बचा, B बचा, L बचा, M बचा। इस M को हम यहां लिख देते हैं, M भी, टाउ भी लिख देते हैं। अब देख लीजिए, इतनी चीज लिखने के बाद बचा क्या, देखो एक A बचा ऊपर, B बचा ऊपर, L बचा नीचे। तो देखिए इसको भी लिख देते हैं A/L, इसको साथ में रखे हैं क्योंकि ये 2 डायमेंशन से मिलकर बना है और ये 1 डायमेंशन है। और बचा क्या, एक B बचा। यहां तक बात समझ में आई होगी। अब चूंकि हम ओम का नियम खोज रहे हैं इतने देर से, ओम का नियम है क्या, B/I। तो देखें B और I को आपस में इकट्ठा करना है, तो इस साइड में देखें I है, इस साइड में क्या है, B है। इस B को खींचकर इधर लाइए, तो देखेंगे I/B, नीचे ले आए हम, I/B, ये B यहां आ गया नीचे। तो इधर जो जो बचा उसको लिख दिया जाए। क्या बचा, NE² टाउ अपान NE² टाउ अपान क्या बचा, M इंटू A/L, यही बचा। तो यहां तक आ गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अब ये जितना चीज लिखा है यहां पर देखिए, N फिक्स है, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। आवेश तो ये E तो फिक्स है जन्म जन्मांतर से। ये श्रांतिकाल ये भी फिक्स है, ये द्रव्यमान भी फिक्स है, क्षेत्रफल भी तार का फिक्स है, L भी फिक्स है। तो हम क्या कहेंगे, किसी दिए हुए ताप जरूर ध्यान है, ओम का नियम ताप फिक्स रहेगा तभी कार्य करेगा। किसी दिए हुए ताप तथा तार के लिए जितना लिखा है, NE² टाउ अपान M, A/L एक नेतांक है। एक क्या है, नेतांक है, जिसे क्या कहते हैं, इस पूरे नेतांक को क्या कहते हैं, जिसे वैद्युत प्रतिरोध कैपिटल R कहते हैं, अर्थात कैपिटल R बराबर ये फार्मूला क्या आया, NE² टाउ A अपान ML।
ये तो अलग से तुम्हें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आया। और जब ये कह दिया गया ये पूरा नेतांक है, तो अतः क्या आ गया? ओ बच्चों देखिए एक मिस्टेक हो रहा है, ध्यान दीजिएगा यहीं पर। ये ओम का नियम आई अपान बी नहीं, बी अपान आई होगा। क्या होगा? बी अपान आई। तो यहीं पर ध्यान दीजिए, यहीं पर हम सुधार करते हैं। ये तो बहुत सही समय पर याद आ गया और बताते पहले से चले आए हैं। देखिए बी जहां है वहीं रहने दीजिए और आई को इस साइड में भेजिए। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाई दैट बी अपान आई इक्वल, इसका मतलब बराबर के इस तरफ आई आया है तो इस तरफ बाकी जो पोर्शन है उधर जाएगा, तो जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो m और l कहाँ है? नीचे है, तो ऊपर हो जाएगा ml, बाकी सब नीचे आ जाएंगे ne स्क्वायर टाउ। और ये हमारा a गया कहाँ? m, हाँ तो ये m इस तरीके me स्क्वायर टाउ, l गया ऊपर और a आया नीचे। क्यों? क्योंकि यहां जब हम लिखे वैसे समझ गए, प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यहां देखो हमने गलत लिख दिया है, क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती और लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती। तो इस चीज को अब ये हो जाएगा, और जो हमने लिखा है बिल्कुल सही है। हम ये कहेंगे, ये सब कहेंगे, अर्थात R बराबर अब क्या हो जाएगा? यही चीज लिख दीजिए, m ne स्क्वायर टाउ l बाई a। ये वैद्युत प्रतिरोध का सूत्र आ गया है। तो अब अतः V अपान I बराबर क्या आ गया? R, और यही बराबर किसके है? नेतांक के। ये हम प्रूव्ड हो गया, और यही क्या लिख देंगे नीचे? यही ओम का नियम है। बच्चों ये पक्का मानिए 5 मार्क्स 100% फिक्स है, ये आएगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।